Okay, finally let's start. ठीक है. Good morning all of you and welcome back. So I hope after CPT all are still energetic. Generally CPT के बाद सबसे common complaint ये रहता है, टेस्ट देके थक गए, आप थोड़ा विराम चाहिए. And that's why I see that people slowly getting to log in अभी. ठीक है. तो आज गेस करो कि कितने जने आए होंगे आज. सबसे पहले ये गेस करो आज कितने जने स्कूल आए होंगे फॉर क्लासेस. गेस. ओके. चलो. एवरीबडी इज गेसिंग 000. अरिहंत सेज कि 5 होगा शायद आज. ओके. ओम पाठक सेज 2. श्रेयसी सेज 11. सोम सेज 1. ध्रुव सेज 10. ये 10 वाले तो मजाक कर रहे हैं, खैर मुझे मालूम है ना, क्योंकि उनको भी पता है कि 10 तो किसी भी हालत में नहीं होगा. चलो, एनीवे लेट्स स्टार्ट. वी वर डिस्कसिंग अबाउट एसएचएम. तो ओके, अरियंत हैज सेड कि मुझे लगता है शायद बाकी लोग पार्टिसिपेंट लिस्ट चेक कर रहे हैं कि इतने हैं तो माइनस करके नॉट. चलो, और लॉजिक थिंग अप्लाइड, बट समटाइम्स दिस लॉजिक्स डू नॉट रियली वर्क ऑल द टाइम. ठीक है ना. चलो, एनीवे लेट्स स्टार्ट. तो हम लोग एसएचएम के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और हमने स्प्रिंग के ऊपर डिस्कशन किया. और कल हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो ये था, एंड दैट वाज दिस वन. एम एंड के. तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन था और हमने इसका टाइम पीरियड निकाला था और टाइम पीरियड आया था t is equal to 2 pi under root of m by 2k. अच्छा, जो लॉजिक हमने लगाया था वो क्या था? वो ये था कि अगर मैं इन दोनों का सेंटर मास देखता हूं बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो मैं काम करता हूं, मैं इसका सेंटर मास पकड़ लेता हूं, है ना. तो अगर मैं इसका सेंटर मास पकड़ लेता हूं, सेंटर मास पकड़ने के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज़ दैट इज द ओनली पॉइंट व्हिच विल बी ट्रूली एट रेस्ट. बाकी सारे पॉइंट्स इधर उधर शिफ्ट कर रहे होंगे, है या नहीं. तो देयरफॉर इसको अगर मैं पकड़ लेता हूं तो यानी अब मैं इसको इमेजिन कर रहा हूं टू सेपरेट ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन इधर वाला m मास का और एक ऑसिलेशन इधर वाला वो भी m मास का. तो हमने बेसिकली क्या किया, इस क्वेश्चन को सेपरेट कर दिया. I'm saying that this is equivalent to this. हमने इसको दो में सेपरेट कर दिया. अब देखो, अब सेपरेट अगर करोगे तो एक स्प्रिंग को अगर n पार्ट्स में डिवाइड करो तो क्या होता है? n टाइम्स k. हमने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसलिए लिखेगा 2k. तो therefore t is equal to 2 pi under root of m by k equivalent. और k equivalent in this case क्या होगा ना? 2k. ठीक है. Now that was the logic that we used. ठीक है. इसमें इंटरेस्टिंगली इसको सोचने का एक और तरीका भी है. तो जरा सोचो, हमने यहाँ पे m by 2k लिखा, क्या मैं इसका इक्विवेलेंट एक सिंगल मास से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो इसको सोचो. दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग इक्विवेलेंट. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम एक और तरीके से सोचना चाहते हैं. लेट अस से, suppose I say I want to bring another kind of equivalent, and that is I will keep the same spring, but I will keep some different mass. अगर मैं ऐसे करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना? m dash. तो यानी इसको अगर मान लो सेम स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करो तो क्या होगा? 2 pi under root of m dash by k. अब अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो यानी t और t सेम कब होगा? जब m dash को मैं लिखूंगा एज m by 2. यानी अभी तक हम लोग जो जितने भी क्वेश्चंस किए ना स्प्रिंग में, उसमें हम लोग निकाल रहे थे स्प्रिंग के इक्विवेलेंट. स्प्रिंग के इक्विवेलेंट. अब हम क्या निकाल रहे हैं? अब हम निकाल रहे हैं मास का इक्विवेलेंट. m dash हो गया m by 2. So therefore let's see if I replace this system by another system with the same spring but with half the mass, then also we can say that this is also one more kind of equivalent system which was related to this original system.
तो मैं इसको भी एक इक्विवेलेंट सिस्टम कह सकता हूं, यानी इक्विवेलेंट ये भी कह सकता हूं और इक्विवेलेंट ये भी कह सकता हूं। अच्छा, इस वाले इक्विवेलेंट की एक सुपीरियरिटी बताऊं। इस वाले की इक्विवेलेंट की सुपीरियरिटी है कि एक सिस्टम के इक्विवेलेंट एक ही सिस्टम है, ये वाला। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक सिस्टम के इक्विवेलेंट में दो सिस्टम क्रिएट कर दिया, ये अलग और ये अलग। सो देयरफॉर आई वुड से कि ठीक है, ये भी इक्विवेलेंट है, इसमें कोई मना नहीं है, और वो भी इक्विवेलेंट है, बट समवेयर डीप डाउन ये थोड़ा सा सुपीरियर माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक सिस्टम के इक्विवेलेंट एक सिस्टम से रिप्लेस हुआ। लेट्स से there are 5 set of resistors and I replace it by 2 sets of resistors and say that this is equivalent, then it's okay। हमें जैसे मान लो सपोज 10-10 ओम के 5 रेजिस्टर से 50 ओम हुए। अब अगर मैं इसके इक्विवेलेंट बोलूंगा तो मैं ये भी तो कह सकता हूं 25 और 25। अगर 10-10 के 5 रेजिस्टर्स होते हैं 10 ओम ईच, तो इक्विवेलेंट 50 होता है, तो मैं उसका इक्विवेलेंट एक सिंगल 50 भी कह सकता हूं, और नहीं तो 25-25 के दो भी कह सकता हूं। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, 25-25 के दो और एक 50, ऑब्वियसली आई विल कंसीडर 50 एज व्हाट, सुपीरियर, कि ये बेहतर इक्विवेलेंट हुआ है या नहीं। आई होप यू विल एग्री विद मी। द सेम लॉजिक आई एम अप्लाइंग हियर आल्सो, कि ये भी इक्विवेलेंट है लेकिन ये बेटर। बट द थिंग इज दैट आई हैव डन दिस फॉर अ सिंगल स्प्रिंग with two equal masses. So my next question is, what would happen, let's say, if there are two unequal masses, है ना? So let's change the question slightly and let's not look at this equivalent but that kind of equivalent. Let's see. तो अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन चेंज करके अब मैं लिख रहा हूं, सपोज मैं क्वेश्चन चेंज करके लिखता हूं M and 3M connected with the spring K। ठीक है, go ahead। सोम हैज आस्क्ड कि मिड टर्म के नंबर कब मिलेंगे। हाँ, वो मेरे दिमाग में है। यू टोल्ड यस्टरडे ना, तो जस्ट गिव मी 1 or 2 days। वो थोड़ा कहीं इधर उधर होगा निकालने में 1-2 दिन टाइम लग रहा है, बट मैं बता दूंगा अनऑफिशियल। चलो सर, जहां से हम स्प्रिंग को पकड़ते हैं वो सेंटर ऑफ मास होता है ना, सेंटर ऑफ या मास फिर ऑफ द सिस्टम, क्योंकि स्प्रिंग तो मासलेस है ना। तो जहां पे मैं स्प्रिंग को पकड़ रहा हूं, एक्चुअली देखो, पकड़ो ना पकड़ो वो पॉइंट वैसे भी रेस्ट में ही रहेगा। ये तो पकड़ने वाला आइडिया तो मैंने इसलिए बोला सो दैट तुम खुद भी कुछ पार्ट ऑफ द सिस्टम फील करो कि तुम क्या कर रहे हो। तो मैं कुछ नहीं, मैं उस पॉइंट को पकड़ रहा हूं, so that I can feel that this part of the system is different and this part of the system is different. It's just for that purpose. Otherwise तुम पकड़ो या ना पकड़ो वो पॉइंट anyway रेस्ट पे ही रहेगा, है नहीं? I think you will agree। चलो, इसका आंसर आ चुका है। शेयरशिप रिजल्ट is already given and that is 2 pi into under root of m by 4k। चलो ठीक है, अभी देखता हूं एक आंसर आ चुका है 2 pi under root of m by 4k। So that's one answer। I'm waiting for more answers। Dhruv has in the meanwhile made a comment and that is सबसे बेकार सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ओह कम ऑन, ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे लुक्रेटिव सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और इसके ऊपर मैंने बहुत लंबा डिस्कशन किया था, याद करके देखो, जिस दिन जेई का रिजल्ट निकला था तो मैंने तुम लोगों को बताया था इज दैट तुम लोगों के लिए गोल्डन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री ठीक है ना, नेवर नेग्लेक्ट दैट। चलो एक और आंसर आ गया। सोमदत्ता इज आल्सो गिवन 2 pi under root of m by 4k। सानिया is given 3m by 4k। निखिल is also given 3m by 4k। चलो लेट्स सी। पहली बात तो इस बार क्या होगा, देखो, क्योंकि m और 3m है तो देयरफॉर यहां पे जब हम करेंगे तो देखना ये हो जाएगा l by 4, सॉरी ये सेंटर मास यहां पे होगा, ये हो जाएगा l by 4 और ये हो जाएगा 3l by 4। रीजन बीइंग दैट एज यू नो कि अगर मान लो मैं सेंटर मास में खड़े हो जाता हूं तो 3m into x है ना is equal to m into x dash। so therefore x dash has to be 3 times, तो यानी 3 times x है, तो यानी 4x is equal to length of the spring आ गया। तो therefore एक पार्ट हो जाएगा l by 4 का, दूसरा 3l by 4। तो अगर l by 4 होता है तो यानी क्या होगा ना, एक स्प्रिंग का 1/4 सेक्शन है, so that means this spring या this portion of the spring will be of spring constant 4k। ठीक है, I think one section is good enough।
दूसरा भी निकाला जा सकता है, बट जरूरत क्या है, जब एक सेक्शन से आ ही रहा है तो उसी से आने दो। तो ये हो गया L/4, यानी दिस इज 1/4 ऑफ द स्प्रिंग, सो द स्प्रिंग कांस्टेंट has to be 4 times, यानी 4k, यानी T is equal to 2 pi under root of m 3m by 4k। तो इसमें भी एक क्वेश्चन और भी क्रिएट हो गया, एंड दैट इज व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट मास। अब मैं इसको m डैश ना बोल के अब मैं इसको लिखूंगा m इक्विवेलेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। कई बार इसको एक और टर्म से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास। कई बार इस टर्म्स में भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो रिड्यूस्ड मास कितना हो गया, 3m/4 इन दिस केस, है नहीं। तो देयरफॉर इन दिस केस जो रिड्यूस्ड मास होगा इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 3m/4। आई होप दैट्स ओके। चलो ठीक है, आई थिंक दैट्स द करेक्ट आंसर देन। m/4 के वाले आंसर सही नहीं है, द करेक्ट आंसर इज 3m/4k। फर्स्ट करेक्ट आंसर केम फ्रॉम सानिया, देन निखिल आल्सो गिव द सेम आंसर। ध्रुव तुमने 6m/4k दिया है, वो नहीं होगा, 3m/4k करेक्ट है। देहम हैज आल्सो फाइनली गिवन द राइट आंसर, दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट जॉब, ठीक है। जनरलाइज करने के पहले मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, एंड दैट इज लेट्स सी इफ आई हैव अ स्प्रिंग। ये मैंने वैसे कराया हुआ है, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूं, सपोज एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ है सपोज कैपिटल L, ठीक है, और उसमें से एक छोटा सा पार्ट, ये पूरा स्प्रिंग है, मतलब इट्स नॉट दैट स्प्रिंग इज पार्ट ऑफ इट, द एंटायर थिंग इज द स्प्रिंग। सपोज इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने कट आउट कर लिया जिसका लेंथ है L, ये कैपिटल L है और इस पोर्शन का लेंथ L है। इस कैपिटल L वाले पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इस कैपिटल L वाले पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है सपोज K। तो इस स्मॉल l वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? सो व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस पार्ट? K dash will be how much? याद है? ध्रुव शर्मा इज इमीडिएटली ओके, ध्रुव सेज कि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। ध्रुव एंड देहम हैज गिवन द राइट आंसर क्विकली, एंड दैट इज K dash का वैल्यू क्या होगा? K into कैपिटल L बाय स्मॉल l। ये मैं इसलिए पहले रिवाइज करा दिया क्योंकि इसका जरूरत अभी हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको जनरलाइज करता हूं, जनरलाइज अगर मैं करता हूं, दैट मींस क्या आएगा, देखो ये आ गया m1 स्प्रिंग कांस्टेंट K, और ये हो गया m2, देखो, ठीक है। तो सेंटर मास कहां पे होगा? अगर यहां से देखते हो तो लेट्स से सेंटर मास है समवेयर हियर, तो वो डिस्टेंस कितना होगा ना? अगर मान लो टोटल लेंथ L होता है, इन दैट केस सेंटर मास का लोकेशन क्या होगा? m2L बाय m1 प्लस m2। आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। तो इस पोर्शन का जो K बनेगा, इस पोर्शन का जो K बनेगा, लेट्स कॉल इट एज K डैश। तो K डैश क्या होगा? K इनटू कैपिटल L, है ना, एंड देन स्मॉल l, पुट द रिलेवेंट वैल्यूज एंड गेट द टाइम पीरियड। जल्दी करो और टाइम पीरियड का वैल्यू निकालो। ये तो मिटा देता हूं मैं, इसका तो अब जरूरत नहीं है। सर x की टर्म्स में मतलब हम x सेंटर ऑफ मास पहले से ही मान सकते हैं ना? सेंटर मास एक्चुअली हमने निकाल लिया ना, m1 into 0, अगर इसको ओरिजिन मानते हो तो m1 into 0 प्लस m2 into L by m1 plus m2, उसी से आया। तो मैं डायरेक्टली लिख दिया, बट आया उसी से। सेंटर मास निकालने का एक ही फॉर्मूला है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। तो नेक्स्ट हो जाएगा m2L by m1 plus m2, दिस इज m2, ठीक है, m2L by m1 plus m2। गो अहेड। जो इक्विवेलेंट मास होगा वो होगा
m1 m2 बाय, अच्छा नहीं टाइम पीरियड आ गया, चलो ठीक है, एक ही बात समझ गए। ऋषभ has given the m equivalent as m1 m2 by m1 plus m2, बिल्कुल सही, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आर्यन, श्रेयसी, सोम, एवरीबॉडी इज नाउ गिविंग द राइट आंसर्स। ठीक, इसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो हमने k डैश निकाल लिया, तो क्या है k इनटू कैपिटल L, कैपिटल L इज एक्चुअली स्मॉल l आउट हियर, अपॉन स्मॉल l इज एक्चुअली आउट हियर x। अब वो थोड़ा सा रोल रिवर्सल हो गया, तो इस बार कैपिटल L जो फॉर्मूला का है वो एक्चुअली यहाँ पे स्मॉल l है, ठीक है ना, दिस इज द स्मॉल l, और जो स्मॉल l है फॉर्मूला का वो एक्चुअली इन दिस केस क्या है, x है ना। सो दैट्स द केस आउट हियर, बस दैट्स इट। तो ये आ गया, और x की जगह लिख लेता हूं m2l by m1 plus m2, ठीक है। तो आ गया इक्वल टू k इनटू m1 plus m2 by m2 by m, ये आ गया k इक्विवेलेंट ऑफ दैट पार्ट, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दैट पार्ट। तो अगर इधर वाला ऑसिलेशन लेता हूं तो अपॉन m1 मेरी t हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k, which is this, that's k into m1 plus m2 by m2, ठीक है। सिंप्लीफाइंग फर्दर, तो इसको मिटा के लिखते हैं, बट इसका जरूरत भी नहीं है। सिंप्लीफाइंग फर्दर we have t is equal to 2 pi under root of m1 m2 by k into, which means that the mass equivalent will be equal to ठीक है, दैट्स राइट। तो इससे क्या हो गया ना, इक्विवेलेंट कंडीशन से सारा चीजें सॉल्व हो गया। तो हमने इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला और वहां पे इक्विवेलेंट मास भी निकाला। एक्चुअली यही इसका जनरल थ्योरी है, ठीक है। और इससे क्या होता है, किसी भी डबल मास ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो है हम आराम से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक नाउ देहम, सोम, हर्षित, आर्यन, श्रेयसी और लोगों ने भी करेक्ट आंसर दिया। फाइन, so that was about oscillation of spring mass system with two masses। अभी तक हम लोग मल्टीपल स्प्रिंग्स कर रहे थे, अब हमने किया है मल्टीपल मास, ठीक है। क्या दो से भी ज्यादा मास हो सकता है? The answer is yes, वो भी करेंगे, डोंट वरी, बट अभी नहीं। फाइन, चलो, so that ends the discussion on this particular area। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने जो ऑसिलेशन डिस्कस किया ना, अभी तक हमने जो ऑसिलेशन डिस्कस किया वो थे सारे लीनियर ऑसिलेशन। लीनियर ऑसिलेशन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, लीनियर ऑसिलेशन और भी एग्जांपल्स है व्हिच विल टेक इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट कैन बी कॉल्ड एज एंगुलर ऑसिलेशंस। एंगुलर ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, टॉर्क बेस्ड ऑसिलेशंस, जिसमें टॉर्क एक्ट करता है, ठीक है। तो tau is equal to I alpha, तो alpha आएगा, and then the rest of the steps I think are very similar to what we have done in linear SST. Let's start with an example. Suppose ये हमने, और ये क्या है, ब्रिंजल, लौकी। अब सपोज मैंने क्या किया है, बड़े से कील लिया है और इसको ऐसे करके हैंग कर दिया, ठीक है। सेंटर मास भी इसका कहीं ना कहीं होगा, तो लेट्स से सेंटर मास यहां पर। फाइन, अब मैं क्या करता हूं, इसको पकड़ के मैं थोड़ा साइड करता हूं, छोड़ देता हूं, तो क्या होगा ना, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। फाइन, नाउ दिस इज आल्सो अ पेंडुलम या काइंड ऑफ पेंडुलम, लेकिन ये सिंपल पेंडुलम नहीं है, ठीक है।
इसको हम लोग बोलते हैं कई बार फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम, इसका नाम है, अलग अलग नाम से अलग अलग बुक्स में लिखते हैं। तो यू कैन आइदर कॉल इट एज अ फिजिकल पेंडुलम, ओके, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ कंपाउंड पेंडुलम। एंड इट इज बेस्ड ऑन टॉर्क ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करता हूं, तो यानी probably the contours of that will become like this, somewhat like this है, तो obviously फिर ये भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा एंड ऑल। तो इसका सेंटर मास यहां पे आ रहा है, सो दैट्स द सेंटर मास, ठीक है। देखिए, आई होप इट्स ओके। अब मैं काम करता हूं, इसका एंगल ले लेता हूं, वेरी स्मॉल एंगल, तो ऑब्वियसली रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा, है ना। अच्छा, ये सेंटर मास है, ये वाला पॉइंट जो है सेंटर मास है, इसके अबाउट लेट अस से जो मोमेंटम इनर्शिया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, तो दैट इज सपोज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन k। सो रेडियस ऑफ गायरेशन k है फॉर सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ठीक है। राइट डाउन द फंडामेंटल इक्वेशंस एंड ट्राई टू जनरेट द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा, फाइंड आउट अल्फा, ठीक है। assume theta is very small. The distance between point of suspension POS and center of mass is suppose equal to, कुछ ले लो, maybe r ले लो, so this is suppose L ले लो, ठीक है। This is the center of mass, this distance is about L. So L is what? The distance between POS and center of mass. So L is the distance between POS and center of mass, ठीक है। L is the distance between POS and center of mass. Go ahead. Find out the value of alpha in terms of theta. So alpha is equal to f theta is equal to question mark. ये find out करना है। L is the distance between POS and center of mass. ये बहुत छोटे-छोटे दिख रहा है, क्या चक्कर है? L is the distance ठीक है। Go ahead now. Find out the alpha as a function of theta. क्या है? जल्दी करो. Quick. What is the mass? I was actually talking in terms of radius of gyration. So you can take the mass as m, no issue. वैसे शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, बट चलो कोई नहीं. Now that you are asking, m is the mass. और इसका radius of gyration about the center of mass axis, जो momentum inertia है, उसके एक्सिस के अबाउट जो मोमेंटम इनर्शिया है, उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट, वो गिवन है k, और इन दोनों का डिस्टेंस दे रखा है l. नाउ गो अहेड. I got one answer. Okay, another has come and that is also from Rishabh Jain, and that is gl theta by k square plus l square. Okay, we are getting the same answers from Rishabh as well as Aditya Mathur. Okay, let me now work it out. पहली बात तो ये जो mg होगा ये तो ऐसे होगा, ये mg है वर्टिकली डाउन, थीटा एंगल पे है, तो therefore there will be one component of force which will be along the line, so that will be, अगर ये थीटा है लेट्स से, तो ये हो जाएगा mg cos theta, but this mg cos theta force will not create any torque, क्योंकि mg cos theta is actually passing through this. So I have taken this as the axis. I am taking this as the
axis, which is I think we are supposed to do in any case. mg cos थीटा हो गया जिसका कोई टॉर्क नहीं है, लेकिन mg sin थीटा का तो टॉर्क होगा, so this is the mg sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन अगर जगह एकदम नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर करके लिख रहा हूं। So we get tau is equal to, so therefore we get tau यानी torque as equal to mg sin theta into L, ठीक है। Just a second. In the meanwhile, there is a question from Deham, that is yes, सेंटर के अबाउट नहीं लगेगा mg, नहीं mg जो फोर्स है वो तो सेंटर मास पे लगता है ना। तो देखो मैंने mg फोर्स जो मैंने सेंटर मास पे लगा, और उसका एक कंपोनेंट देखना, वो जो पिन या हिंज जहां पे इसको लगा रखा है उसी के लाइन पे आ रहा है, दैट इज द mg cos थीटा, therefore it will not create any torque। हां mg sin थीटा का टॉर्क क्रिएट होगा, तो मैं उसी पे आ रहा हूं, mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है, ये टॉर्क हो गया, तो mg sin थीटा इनटू l। बट एज थीटा इज वेरी स्मॉल, theta is very small, so therefore we can also write the magnitude of torque as equal to mg into l into theta, approximately sin theta को theta लिख के tau is approximately this, so therefore alpha will be tau upon I। लेकिन हमने एक्सिस कौन सा लिया, हमने एक्सिस लिया ये पिन या हिंज, तो I बोलते क्या होगा ना, सेंटर मास प्लस शिफ्टिंग, तो यानी will be equal to mg l theta by I हो जाएगा mk square plus ml square plus ml square। अब बस थीटा को बाहर कर देता हूं मैं, तो m तो कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू gl by k square plus l square, m तो कैंसिल हो गया, into theta। We know that let's say if I let's say take this like this, तो यानी कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, पर जब मैं छोड़ दूंगा तो ये वापस आएगा क्लॉकवाइज, यानी अल्फा इज व्हाट ऑपोजिट टू थीटा, तो देयरफॉर इनकॉर्पोरेटिंग वेक्टोरियल तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस दिस। याद करके देखो लीनियर एसएचएन में ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। एंगुलर ऑसिलेशन में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, so therefore we have omega square is equal to lg by k square plus l square, यानी omega तो 2 pi by t, तो यानी I think now you can jump the gun a little bit, so 2 pi under root of 2 pi under root of k square plus l square, k square plus l square by lg, ठीक है। सो दैट इज द जनरल टाइम पीरियड फॉर अ जनरल बॉडी। देखो मैंने कोई डिस्क या रॉड या रिंग या कुछ नहीं लिया, मैं कह रहा हूं कोई भी एक जनरल बॉडी, तो उसके k के हिसाब से आंसर आ गया 2 pi k square plus l square by l, ठीक है। ओके अब एक काम करो, मैं इसी पे क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेस्ड ऑन द फार्मूला दैट आल्सो वी हैव जस्ट जनरेटेड। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि एक रॉड, इस रॉड को बिल्कुल एज पे पिन किया मैंने, ठीक है। फाइंड आउट द टाइम पीरियड। Aryan says g naught theta by k square plus l square, g naught तो नहीं gl है, हाँ वही, ठीक, now you are right। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, इससे टाइम पीरियड आ गया, यानी अब क्या करना है, बस हमें इस फार्मूला को डायरेक्टली इसमें पुट करना है। इट्स अ रॉड ऑफ मास m and length l, क्या आंसर आएगा, in this case t will be 2 pi under root of, अब जो भी वैल्यूज होगा उसको पुट करोगे आंसर आएगा, क्या आ रहा है सर 13 यस, इधर से क्या आ रहा है, एक आंसर कृष्ण ने दिया दैट इज 13 by 12 by, नहीं वो तो ठीक है, बट मैं कह रहा हूं कि फाइनल आंसर बता दो सर, वो तो हाँ करके बता दो ना, आंसर बता दो।
अब बीच का स्टेप बताओगे मैं भी समझ नहीं पाऊंगा करेक्ट बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। चौकी खत्म हो गया। अच्छा इसमें याद रखना कि k हो गया सेंटर मास वाला, तो k स्क्वायर के जगह हम क्या पुट करेंगे l स्क्वायर बाय 12 प्लस l स्क्वायर, लेकिन l के जगह हम क्या पुट करेंगे l बाय 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि l क्या है, l इज नॉट द लेंथ ऑफ द रॉड, l इज द डिस्टेंस बिटवीन pos एंड सेंटर ऑफ मास, यानी l बाय 2 होल स्क्वायर अपॉन lg। नाउ यू माइट से फार्मूला में तो l है, फार्मूला में जो l है वो लेंथ नहीं है, फार्मूला में जो l है वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट pos एंड सेंटर ऑफ मास, इसलिए यहां पे भी हो जाएगा l by 2 into g, which is equal to 2 pi under root of, अब ये l by 4 हो जाएगा, है ना, मतलब l square by 4, तो ये हो जाएगा l square by 12 plus l square by 4, तो 3 plus 4 यानी 1 by 3, है ना, ये हो जाएगा l square by 3 upon l by 2 into g, यानी 2 pi under root of 2l by 3g, ठीक है, तो आंसर आएगा 2l by 3g, ठीक है, 2l by 3g आया किसी का? ठीक है, श्रेयसी बसाक इज गिवन द फर्स्ट करेक्ट आंसर। इसके अलावा और लोगों ने भी ट्राई तो किया है। आदित्य माथुर के थोड़े से मिस हो गए, l by 3g आ रहा है, 13 अरियंत का 13 है ना, ओम पाठक का l by 3g ना, श्रेयसी बसाक इज गिवन द राइट आंसर, ध्रुव के भी एक फैक्टर में गलत है, हर्षित लोहानी आल्सो 13 ना, ये भी नहीं है, और कोई है करेक्ट? चलो ठीक है, सोम हैज गिवन द राइट आंसर, ध्रुव से इसकी मैंने एक्चुअली पूरा लेंथ ले लिया, हाँ ठीक है, वो कॉमन मिस्टेक्स होता है जनरली, ये सब छोटे-मोटे मिस्टेक्स होते हैं। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सिमिलर लाइंस, हम यही फार्मूला यूज करेंगे, इसमें मैं फार्मूला नहीं मिटा रहा हूं, जो नया फार्मूला है अभी तो याद नहीं हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन समझो। मैं क्या करता हूं, सपोज मेरे पास ऐसा कुछ है तो नहीं, बट चलो कोई नहीं, सपोज एक रॉड है, थोड़ा ध्यान से देखो अच्छे से, ये एक रॉड है और मैंने यहां पे डिस्क को हैंग किया, मैं इसका व्यू बना रहा हूं, तो व्यू कुछ ऐसे होगा कि अगर ये रॉड है तो यहां पे ऐसे करके हैंग किया, ठीक है, यानी अगर तुम इसको साइड से देखोगे तो ऐसे नजर आएगा, ये एक डिस्क है, ठीक है, और एक व्यू देखो, अगर तुम इधर से देखोगे ना साइड से ऐसे, तो यू विल एक्चुअली सी ओनली लाइक दिस, तो यार नाउ यू माइट से डिस्क गायब कैसे हो गया, डिस्क गायब कैसे होता है, हाथ में दिख रहा है, हाथ ऐसे कर दो तो क्या लाइन ही तो दिख रहा है या नहीं, अल्टरसी होनी है लाइन, तो ऐसे डिस्क अगर रखोगे, ऐसे मान लो एक डिस्क है ऐसे कर, और उसको ऐसे करके घुमा के देखोगे तो वो लाइन ही दिखेगी, तो दैट्स द व्यू। अब ऑसिलेशन कैसे किया जाए वो समझो, ऑसिलेशन इज हैपनिंग लाइक दिस, नाउ बिकॉज़ इट्स अ लिटिल 3D काइंड ऑफ अ थिंग, तो इसको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन 100% करना थोड़ा मुश्किल है, तो यू हैव टू आल्सो यूज योर ओन विजुअलाइजेशन, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, यानी बेसिकली मैं क्या करूं, ये जो रॉड है ना इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे, तो यानी ये जो डिस्क है ना वो ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है और फिर अंदर जा रहा है, यानी अगर डिस्क को ऐसे रखो, ये डिस्क मान लो ऐसे, और ऊपर रॉड है, ये जो रॉड है ना वो ऐसे है, तो डिस्क ऐसे ऐसे घूम रहा है, इधर ऐसे फिर ऐसे। नाउ यू टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ ऑसिलेशन एंड अकॉर्डिंगली फाइंड आउट द टाइम पीरियड। अगर मैं इसको इधर से देखता हूं, इधर से अगर देखते हो तो वो ये व्यू बन रहा है, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग, फाइन, गो अहेड। यानी द डिस्क इज नॉट रोटेटिंग, नॉट ऑसिलेटिंग इन द प्लेन नहीं चल रहा है, याद रखना, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, यूं 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 यूं। आई होप दैट हैज मेड मोर और लेस द आईडिया क्लियर है। चलो इसका टाइम पीरियड निकालो, आई मीन यू कैन टेक द स्टैंडर्ड थिंग्स, आई मीन दैट इज m and r and all, ऑब्वियसली उसके लिए तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलो गो अहेड एंड फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। I mean, in terms of language, this is the best we can describe. That the disk is oscillating in a plane, okay, perpendicular to its own plane.
अच्छा एक बार से क्यों इन ऑन इट्स ओन प्लेन नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, उसका भी आंसर अलग होगा, उसका वो क्वेश्चन अलग है, वो भी होगा। सोम इज आस्किंग ऊपर वाला रॉड है क्या? वो एक्चुअली जस्ट एक पिवट है, so that it can hold the disc, otherwise the disc नीचे गिर जाएगा। तो rod has nothing to do here, rod is just acting like a pivot about which it is oscillating, so it is just being held with the rod tangential। तो अगर ये डिस्क है इसका प्लेन, तो रॉड भी उसी प्लेन पे मौजूद है, रॉड परपेंडिकुलर नहीं है, रॉड इज इन द सेम प्लेन। सो आई होप दैट क्लियर्स द मैटर इवन फर्दर, ठीक है ना? चलो ओके, एक आंसर आ चुका है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3r by 2g। तुमने आंसर निकाला 3r by 2g? चलो ठीक, अभी देखता हूं। एक और आंसर है ओम पाठक का, दैट इज r by 2g, सो लिटिल डिफरेंट। ओके लेट्स चेक इवन फर्दर। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं हर चीज में ट्विस्ट ही हो। ये मत सोचिए कि कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। चलो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर आंसर्स एट लीस्ट, आई डोंट नो व्हाई इट इज गेटिंग स्टक अप, क्योंकि मोमेंटम इनर्शिया वगैरह तो बहुत आसान है डिस्क का, तो डिस्क इसका तो बहुत आसान है, उसमें तो कोई ज्यादा इश्यूज होना नहीं चाहिए। ओके हर्षित has also given the same answer and that is 3r by 2g। चलो ठीक है, now let me start solving। पहली बात तो इस बार जो मोमेंटम इनर्शिया हमें लेना पड़ेगा ना, that is on the plane of the disk। तो इस बार जो k स्क्वायर होगा ना वो होगा r स्क्वायर by 4 and not r स्क्वायर by 2। अब इसके पीछे रीजनिंग मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। तो ये r स्क्वायर by 4 हुआ, तो ये k स्क्वायर हुआ, और l के जगह क्या पुट करेंगे? ऑब्वियसली r। क्यों? ये डिस्क का सेंटर मास के अबाउट मोमेंटम इनर्शिया होगा और l इज द शिफ्ट, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर मास, तो डिस्टेंस क्या हो गया? l, तो l मतलब क्या हो गया? r। अब मैं फार्मूला पुट करूंगा, तो t is equal to 2 pi under root of k square, k square in this case is r square by 4, so it is r square by 4 plus l square which is r square, ठीक है ना, by lg यानी rg। ये हो गया 5 by 4 यानी 5r by 4 यानी 2 pi under root of 5r by 4। एक बार हिसाब मिला लो अच्छे से, ठीक है? 5r by 4g वैसे तो किसी ने दिया नहीं अभी, मैं समझ गया। ये पता है तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने जिस आंसर को दिया ना उसका मैं क्वेश्चन बना देता हूं। आई थिंक दैट विल बी बेटर। तुम लोगों ने जो सॉल्व किया जिसके वजह से आंसर सबका r² by 4 क्यों है? r by 2g सबका पता है सर r² by 4 क्यों है? हां बेटे r² by 4 क्यों होगा? ओके देखो, डिस्क का ये जो मोमेंटम इनर्शिया होता है ना व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, सॉरी टू इट्स प्लेन, वो होता है mr² by 2। लेकिन इस बार डिस्क ऐसे ऑसिलेट नहीं कर रहा, अपने प्लेन पे नहीं कर रहा, वो यहां पे फिक्स है ऐसे कर रहा है, यानी ये वाला मोमेंटम इनर्शिया काम कर, दिस इज द एक्सिस अबाउट व्हिच इज रोटेट, ऐसे। ये देखो, अगर तुम सेंटर पे खड़े हो जाओगे ना, एक्सिस पे बैठ जाओगे ना, तो तुमको डिस्क ऐसे नजर आएगा, ये देखो ऐसे ऐसे, और अगर बाहर से देखोगे तो ये फिक्स पॉइंट हो गया और ऐसे ऐसे। So therefore this time I will take the axis as what? On the plane of the disk, not the one perpendicular। तो ये बात से क्यों परपेंडिकुलर नहीं हो सकता क्या? मैं परपेंडिकुलर के लिए क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है? अगर मान लो तुम डिस्क को ऐसे रखते हो तो वही आंसर आएगा जो तुम लोग दे रहे हो। सपोज अगर डिस्क को ऐसे रखते हो, यानी मैंने क्या किया, डिस्क को पिन किया है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब अनफॉर्चुनेटली देखो मेरे पास कोई डिस्क तो नहीं है, लेकिन मैं इसका दिखा देता हूं फॉर रेक्टेंगल। तो बात तो एक ही है, आई थिंक वी कैन एटलीस्ट गेट अ फील, है ना? वी कैन एटलीस्ट गेट अ फील। देखो ये अगर डिस्क है तो मान लो, इमेजिन करो ये सर्कुलर डिस्क है, इमेजिन करने में क्या जाता है, इधर कैमरा इधर नहीं करते, ठीक है? तो ये मान लो अगर डिस्क है, अगर तुम पिन यहां पे लगाते हो, यानी पिन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो यानी इसके ऑसिलेशन अब क्या होगा? इन द प्लेन ऑफ द डिस्क होगा। देखो ऐसे, देखो ये ऑसिलेशन इन द प्लेन ऑफ द डिस्क होगा, लेकिन मैंने एक्सिस क्या दिया? मैंने एक्सिस दिया ऐसे, देख रहे हो? तभी तुमको मैंने लाइन दिखा रहा था ये वाला,
ये लाइन में इसलिए दिखा रहा था कि देखो ये डिस्क हो गया, देखो ऐसे डिस्क है, ये एक्सिस है, यानी इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। अब देखो ये एक्सिस, और अब ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द फील ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बस ये कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई डिस्क तो है नहीं, तो मुझे रेक्टेंगल लेके दिखाना पड़ रहा है। सो आई जस्ट शोन इट विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। बट इमेजिन कर लो ये डिस्क है, इमेजिन करने में क्या आता है, और साइड भी देख रहे हो और ऐसे ऐसे कर रहा है, तो यानी हमें ये वाला मोमेंटम इनर्शिया लेना पड़ेगा, सो दैट आई कैन शिफ्ट पैरेलली एंड गो टू द रिक्वायर्ड एक्सिस, यानी जिसके अबाउट एक्चुअली घूम रहा है। तो ये हम लोग का बॉडी एक्सिस होगा, तो देयरफॉर mr²/4, ठीक है ना? यही क्वेश्चन आई थिंक कई लोगों ने पूछा है, ठीक है? चलो, आई होप यू गॉट नाउ कन्विंस्ड अबाउट द आंसर दैट यू ऑल हैव गिवन। उसका क्वेश्चन ही है। अब देखो, अब हम लेंगे r²/2 वाला। अब हम इस केस में लेंगे k² को एज r²/2 एंड l को लेंगे एज r। आई होप दैट्स ओके। If the disk had been oscillating in the plane, then we will take mr²/2. हाँ, that's what. वही जो मैं अभी कह रहा था। I think he is also making the same comment. Who is that? Arya. आदित्य says कि हमने तो एक्सिस गलत ले ली। हाँ, वो एक्सिस का थोड़ा सा गलती था, कोई बात नहीं। You now understood it. But इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा is that एक काम करते हैं, एक्सिस को यहाँ पे रखते हैं और परपेंडिकुलर टू द डिस्क। तो यानी इस बार का क्वेश्चन क्या है? इस बार का क्वेश्चन है एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क, ठीक है? यानी एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क बट एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2। अब सॉल्व करो जरा, अब सॉल्व करो। तो इस बार k² क्या लोगे और l क्या लोगे? k² क्या होगा इस बार? by 2 वाला, तो r²/2। l क्या जगह? r/2। अब टाइम पीरियड निकालो जरा, क्या है? 2π√, चेक करो क्या आ रहा है? सो मैं आस्क, पिन पॉइंटेड है क्या? पिन पॉइंटेड है, वो तो ऑब्वियस है। पिन का तो हम लोग साइज 0 मान के चलते हैं। तो अगर ये डिस्क है तो ये पिन है, तो लाइक पिन इज अ वेरी स्मॉल दिस थिंग है, अब उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा वैसे में। ओके, इंटरेस्टिंगली इसका आंसर देखो क्या आ रहा है ना। ऊपर क्या होता है? k² + l², तो k² बोलते हैं r²/2 प्लस l² बोलते हो जाएगा r²/4 अपॉन lg बोलते हो जाएगा r/2 into g। ये आएगा, और इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? ये आएगा 3r/4 और 2 ऊपर जाएगा, तो यानी क्या होगा? इसका भी आ जाएगा 3r/2g। So the interesting thing that I was wanting to say was that कि देखो इसका भी आंसर वही आ रहा है। इसका भी आंसर देखो, जब हमने एकदम ऊपर एक्सिस रखे थे परपेंडिकुलर टू द डिस्क, तो आंसर आया था 3r/2g, और जब हम बीच में रख रहे हैं, बीच में, तो भी आंसर आ रहा है 3r/2g। Now is that some kind of a coincidence or some kind of a rule or some kind of कि कहीं पे भी ले लो constant होगा and so on? Those are things that we have to discover, and unfortunately आज क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, तो we have just run out of time। ठीक है, so okay, ध्रुव says कि नहीं ये तो एक coincidence है, ये तो हर बार तो नहीं हो सकता। Okay, what I'm trying to ask is that कि क्या ऐसा तो नहीं कि कोई भी अगर बॉडी लोगे तो in that case coincidence होते रहेंगे? Now that's a generalized kind of a question है। Let's not restrict our thinking to only a disk। ये क्वेश्चन हमने डिस्क कर दिया, पर मैं पूछ रहा हूँ जनरली कि जो आज डिस्क का क्वेश्चन है, कल स्फीयर का क्वेश्चन होगा, कल को सिलेंडर का क्वेश्चन होगा, किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है या नहीं? चलो ठीक है, तो वी विल टेक अप दैट इशू नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो, एंड अदर थिंग्स आल्सो। फाइन, चलो आज के लिए इतना ही, फिर एंजॉय द डे, सीपीटी डे।